नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के प्रकार। जब भी कोई व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर अपनी औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना का निर्णय लेता है या अपने किसी फैक्ट्री को डालने का डिसीजन लेता है, तो उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि उसको वो ओनरशिप का कौन सा फॉर्म दे, यानी कि स्वामित्व के कौन से प्रकार का चुनाव करे। तो यह डिसीजन केवल प्राइवेट सेक्टर वालों को ही नहीं, पब्लिक सेक्टर वालों को भी लेना पड़ता है, क्योंकि पहले जनरली एकाकी व्यापार यानी कि एकल स्वामित्व यानी सोल ट्रेडिंग का ही प्रचलन था। अब जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया है, इन चीज़ों के प्रारूप भी बढ़ते गए हैं। तो हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संस्था को मोटे रूप से दो भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राइवेट एंटरप्राइज यानी कि निजी उद्यम, और दूसरा है पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि सरकारी उद्यम। ठीक है, अब हम इसकी टेबल भी देखते हैं, हमने बना रखी है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है यानी कि जो निजी उद्यम है, उसको हम नॉन कॉरपोरेटेड और कॉरपोरेटेड दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन कॉरपोरेटेड यानी कि गैर नियमित, और कॉरपोरेटेड यानी कि नियमित या निगमित संस्था। ठीक है, तो जो नॉन कॉरपोरेटेड है वो हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी है पार्टनरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व और दूसरा है साझेदारी। हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हमारा कॉरपोरेटेड में आता है पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी को, और दूसरा है इसका कॉरपोरेटेड का कॉरपोरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि निजी सीमित कंपनी, और दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि सार्वजनिक सीमित कंपनी। ठीक है, इसी प्रकार ये सहकारी समिति है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए खोली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि सार्वजनिक उद्यम। सार्वजनिक उद्यम में हमारी एक तो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी कि विभागीय उपक्रम, और दूसरा होता है पब्लिक कॉरपोरेशन यानी कि सार्वजनिक उद्यम, तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सरकारी कंपनी, और चौथा होता है बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बोर्ड संगठन। अब हम सब इनको एक एक चीज़ों को लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एकल स्वामित्व यानी कि सोल ट्रेडिंग या एकल व्यापार। ठीक है, तो ये क्या होता है, एकल व्यापार वह व्यापार है जो एक ही व्यक्ति द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है और उसका संचालन वही व्यक्ति करता है, और उसके लाभ हानि के लिए, उस व्यापार में लाभ हानि के लिए वह अकेला ही जिम्मेदार होता है। इसमें व्यवसायी अकेला ही पूंजी जुटाता है और अकेला ही सारे काम मैनेज करता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसको यानी कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि हम पहला है इसमें ओनरशिप यानी कि स्वामित्व। अब इसकी पहली विशेषता क्या है, इसके आधार पर कि यह जो व्यवसाय है वो अकेला ही चलाता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, वो अकेला ही सारे फंड्स जुटाता है, सारी पूंजी जुटाता है, और ना जो भी चीज़ें बना बोरो करनी है, उधार लेने हो, तो सारी चीज़ें अकेले मैनेज करता है, तो अकेला उसका स्वामी होता है। दूसरी हमारी विशेषता है इस पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो इसमें क्या है, स्वामी जो होता है, इसका जो ओनर होता है वो पूरे बिज़नेस को अकेला कंट्रोल करता है, और जो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंडर में उनकी है ना हेल्प से सारे ऑपरेशंस, सारे फंक्शंस को अकेला मैनेज करता है, और सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस उसके कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग लेता है। उसकी जो कंट्रोलिंग है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तीसरा हमारा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। इसमें क्या है
कि ये जो ना सोल ट्रेडर है, एकल व्यापारी है, उसकी जो सारी जो लायबिलिटी उसकी खुद उसके ऊपर ही होती है और अनलिमिटेड होती है, यानी कि सारा काम उससे ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिस्क, यानी कि जोखिम। तो जो उसका जो ओनर है वो सारे, अगर प्रॉफिट खुद ही लेता है तो सारे लॉसेस भी उसी को ही बियर करने पड़ते हैं। जब उसको कोई भी कार्य करना है तो रिस्क भी जो उसको ले रहा है वो अकेले ही बियर करनी है। तो इसमें जो सारा रिस्क है एक अकेले उसी एक ही व्यापारी का होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि वैधानिक कार्रवाई। तो ये क्या है, इसमें किसी भी वैधानिक कार्रवाई की या लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिज़नेस को ऐसे ही स्टार्ट बिना किसी वैधानिक कार्रवाई के, बिना किसी स्टैम्प ड्यूटी के खर्चे के शुरू किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस क्या है इसके। सबसे पहला है इसका ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि गठन में आसानी। तो एक तो ये क्या है कि अब कैसे इसके गठन में आसानी की, यह जो संगठन है, ये जो व्यापार है, ये बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के स्टार्ट किया जा सकता है। और इसी प्रकार इसमें इसका जो ये व्यापार है वो किसी भी सरकारी नियंत्रण व नियमों, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशन से एकदम फ्री रहता है। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रॉफिट है प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव टू अर्न मोर। चूँकि इसमें क्या होता है, उद्यमी को सारे कार्य खुद ही करने होते हैं और सारे प्रॉफिट और लॉसेस के लिए अकेला ज़िम्मेदार होता है, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और हमेशा खुद से ही मोटिवेट होता रहता है और हमेशा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है और मोटिवेटेड रहता है। उसको किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, उसको खुद से ही प्रोत्साहन मिलता रहता है कि ये मेरा व्यापार है, इसके लाभ के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, इसकी हानि के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रोल। ये इसका बहुत बड़ा लाभ है कि इसमें व्यापारी को कोई भी कार्य करने के लिए किसी की भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। वो क्योंकि अकेला ही सारा व्यापार चला रहा होता है, सारे डिसीजंस उसके अकेले के होते हैं। कोई भी पर्सन उसकी फ्रीडम में, उसकी स्वतंत्रता में खलल नहीं डाल सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें बेनिफिट सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता। अब चूँकि क्या है, व्यापार का संचालन एक ही बंदे के हाथ में होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, तो व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है। कोई भी उसमें उसका पार्टनर या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो बिज़नेस के जो सीक्रेट्स हैं कोई भी उसको लीक कर सके, क्योंकि कोई और बंदा होता ही नहीं है, तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारा इसमें है, अब ये तो क्या थे हमारे इसके बेनिफिट्स थे। कौन कौन से बेनिफिट्स थे इसमें हमारे इसके, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि गठन में आसानी, और इंसेंटिव टू अर्न मोर, यानी कि प्रोत्साहन मिलना, खुद से ही वो मोटिवेट होते रहते हैं, और इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि है ना स्वतंत्रता होती है इसमें, कोई भी आपके डिसीजंस में लेने में कोई भी ना किसी की भी कंट्रोलिंग नहीं होती है, और इसके अलावा इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो ये तो हमारे क्या थे, इसके बेनिफिट्स थे। पर इसमें जितने बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें सोल ट्रेडिंग में डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। पहला हमारा इसमें डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति पर, ठीक है, एक तो इसमें हमारा जो डिसएडवांटेज था वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि एक ही व्यक्ति को सारे कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वो फिनेंस का काम हो, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे वो कोई टेक्निकल काम हो, और ना कोई मतलब कोई बिज़नेस का सारा टॉप टू बॉटम सारे डिसीजन, सारा काम उसे ही करना पड़ता है। तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर होती है। अब उसके बाद दूसरा इसका नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है इम्पॉर्टेंट, वो है लिमिटेड कैपिटल एंड एक्सपेंशन, यानी कि सीमित पूंजी व विस्तार। एक ही व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा पूंजी नहीं जुटा पाता तथा व्यवसाय का विस्तार भी
सीमित रहता है। इससे वह व्यापार में क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, हमें कोई भी मशीन है वो अगर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी की हो गई है, वो हमारे मार्केट में हम इतना उससे बीट नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे रही है, तो एक अकेला व्यक्ति वो इतना कैपिटल नहीं, उसके पास इतना, अकेले के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो इतनी हिम्मत जुटा सके कि वो नई टेक्नोलॉजी की मशीन खरीद सके। तो इसलिए उसको उसके लिए बहुत पैसा जुटाना पड़ता है, समटाइम्स उसके पास नहीं होता है, और कई बार वो जो व्यवसाय है उसका जहाँ तक चल रहा है वो भी उतना ही सीमित रह जाता है। उसको आगे उसके पास रिसोर्सेज कम होने से और क्या पूंजी सीमित होने से वो व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज है इनकैपेबिलिटी, यानी कि अक्षमता। इसका क्या मतलब है कि चूंकि इस व्यापार अकेला व्यक्ति चलाता है, तो एक ही व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य में दक्ष हो, यानी कि कैपेबल हो, और हर टेक्नोलॉजी उसको उसमें आती हो। तो समटाइम्स जो मालिक की अक्षमता है, उसकी इनकैपेबिलिटी के कारण ही भी व्यवसाय में हानि होती है और उसे बंद करना पड़ता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका सक्षम उत्तराधिकारी न होने पर व्यापार को बीच में बंद करना पड़ता है। इस प्रकार इसकी क्या होती है, अनसर्टेन लाइफ होती है, यानी कि सोल ट्रेडिंग की लाइफ अनिश्चित होती है, क्योंकि इसमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि अगर व्यक्ति मृत्यु हो जाती है या उसको कोई और ना बीमारी हो जाती है, तो उसका अगर सक्षम उत्तराधिकारी नहीं है तो व्यापार को बीच में बंद करना पड़ता है। और अगर वो व्यक्ति दक्ष नहीं है हर टेक्नोलॉजी में, सारा कुछ उससे ही देखना होता है, तो कई बार उसकी अक्षमता के कारण भी व्यवसाय में बहुत हानि होने लग जाती है और उसे बंद करना पड़ता है। इसका अगला डिसएडवांटेज है, तो ये तो क्या थे हमारे इसमें मेन डिसएडवांटेजेस थे। तो इसमें एक क्या क्या था, हमने देखा कि एक तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, और इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सारे हमको एक ही व्यक्ति को जुटाने पड़ते हैं। इसके अलावा अनसर्टेन लाइफ होती है। इसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट है ना डिसएडवांटेज, एक तरीके से वन मैन शो होता है। तो सोल ट्रेडिंग में हमारे यही सारे नुकसान थे ना, डिसएडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संस्था है जिसमें कई व्यक्ति मिलकर अपनी स्वतंत्रता को वैधानिक रूप से उसको चलाने या उसमें स्वामित्व रखने के लिए अपनी कुशलता का, अपनी धन संपत्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक हमारा कंपनी एक्ट है, उसके अनुसार क्या होता है, एक कंपनी एक्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें क्या है, बैंकिंग व्यवसाय के लिए साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 निश्चित की गई है तथा नॉन बैंकिंग के लिए यह 20 तक सीमित रखी गई है। और ये जो साझेदारी है, यह साझेदारी जो है दो प्रकार से बनाई जा सकती है, एक मौखिक अनुबंध यानी कि ओरल अग्रीमेंट द्वारा, और दूसरा है लिखित अनुबंध यानी कि रिटर्न अग्रीमेंट द्वारा। यानी कि इसको ओरली भी स्टार्ट किया जा सकता है, और बाकी है ना, लाइक फैमिली में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, मिलकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या किसी बाहर के व्यक्ति से भी कोई फ्रेंड वगैरह है उनसे है ना पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और इसके अलावा दूसरा है कि बाकायदा एग्रीमेंट किया जाए रिटर्न फॉर्म में। तो इस प्रकार से ये साझेदारी स्टार्ट की जा सकती है। अब हम इसकी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि साझेदारी की विशेषताएं
क्या क्या हैं। तो पहला हमारा इसमें पॉइंट है समझौता यानी कि अग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि अग्रीमेंट किया जाता है दो पार्टीज या दो व्यक्तियों के बीच में। इसमें बाकायदा अग्रीमेंट किया जाता था, चाहे वो हमने अभी पहले भी देख लिया, चाहे वो ओरली किया जाए या वो रिटर्न अग्रीमेंट किया जाए। दूसरा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस यानी कि व्यापार से लाभ। तो इसमें क्या है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो जिस जिस परसेंटेज में अपना पैसा लगाते हैं वो उसमें से होने वाले लाभ को भी उस परसेंटेज में ले लेते हैं। वो उनका पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो जो प्रॉफिट शेयर है वो सब में बंटता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जितने पार्टनर्स होंगे उन सबको मिलेगा। ठीक है। अब इसमें तीसरा इसका है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर किसी एक चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो हर व्यक्ति हर कार्य के लिए इसमें पार्टनरशिप में जिम्मेदार हो जाता। तो हर व्यक्ति की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो अनलिमिटेड ही होती है। और हमारा नेक्स्ट है इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस यानी कि आपसी समझ व विश्वास। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्टनरशिप है, ये जो व्यवसाय है पार्टनरशिप का, ये आपसी समझ व विश्वास से ही चलाया जा सकता है। किसी भी एक ने इसमें धोखाधड़ी की तो व्यवसाय बंद करना पड़ता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर अगर आपसी समझ है और विश्वास से ही व्यवसाय चलाए। नहीं तो कई बार वो सारा कुछ सही होने के बाद भी किसी को ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, इतना इनसिक्योरिटी रहना की भावना इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम देखते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें है सबसे पहला सक्रिय साझेदार यानी कि एक्टिव पार्टनर। ये क्या है कि जो व्यवसाय में के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, पूंजी भी लगाते हैं और पूरा कार्य भी करते हैं। तो हमारे वो क्या हो गए, एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है। दूसरा हमारा इसमें है स्लीपिंग पार्टनर्स यानी कि निष्क्रिय साझेदार। ये वे साझेदार होते हैं जो कि व्यवसाय में पूंजी तो लगाते हैं पर प्रबंध का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी कि वो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं या कोई कार्य होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल वो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, सीक्रेट पार्टनर्स यानी कि गुप्त साझेदार। ये वे पार्टनर्स होते हैं जो व्यवसाय के प्रबंध में भाग तो लेते हैं पर बाहर के लोगों को उनके साझेदार होने की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो सीक्रेट रूप से उस व्यवसाय में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसके चीज़ों को मैनेज भी कर रहे होते हैं और डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और पूंजी भी लगा रहे होते हैं, पर बाहर के लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये कौन से कहलाते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स। और हमारा है इसमें नॉमिनल पार्टनर यानी कि नाम मात्र साझेदार। यानी कि जो ना तो पूंजी लगाते हैं और ना ही प्रबंध में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो उनका एक फेम होता है मार्केट में, उनका नाम प्रसिद्ध होता है तो अपने प्रसिद्ध नाम का उपयोग वो कंपनी के लिए करने देते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉमिनल पार्टनर्स यानी कि नाम मात्र साझेदार। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो माइनर पार्टनर्स होते हैं और कुछ ना कुछ टाइम तक पार्टनर होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के पार्टनर्स इसमें चलते रहते हैं। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के फ़ायदे क्या क्या हैं, इस पार्टनरशिप वाले बिजनेस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें है हमारा ईज ऑफ फॉर्मेशन यानी कि गठन में आसानी। अब इसमें क्या होता है कि बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के इसको प्रारंभ किया जा सकता है, बिना किसी स्टैम्प ड्यूटी के बाहरी खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसमें अधिक पूंजी स्रोत होते हैं यानी कि लार्जर फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, यानी कि एकाकी व्यापार की तुलना में इसमें बहुत अधिक साझेदार होने के कारण बहुत सारी पूंजी लगाई जा सकती है।
है। तो यहाँ पे वो वाला ड्रॉबैक फुलफिल हो जाता है जो हमें दिक्कत सोल ट्रेडिंग में आ रही थी कि वहाँ पे बहुत लिमिटेड पूंजी रहती थी हमारे पास में। लेकिन यहाँ पे क्या है, साझेदार ज़्यादा होने से अपन पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन आसानी से हो सकता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, आपस में साझेदार पैसा मिलाकर नई मशीनें खरीद सकते हैं नई टेक्नोलॉजी की। और इसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि संयुक्त क्षमता तथा निर्णय, यानी कि कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट। इसमें क्या है, अलग अलग योग्यताओं के व्यक्तियों के सम्मिलित होने से व्यापारिक कुशलता बढ़ जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी फाइनेंस में कुशल है, कोई व्यक्ति मार्केटिंग में कुशल है, किसी व्यक्ति को कोई टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, किसी व्यक्ति को कोई टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, किसी व्यक्ति को बाहर के लोगों से डील अच्छे से करना आता है। तो ऐसे अलग अलग योग्यताओं के व्यक्ति के सम्मिलित होने से व्यापारिक स्किल जो हमारी वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इन ऑपरेशन, यानी कि एक लचीला संगठन है। इसमें क्या होता है कि कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है, कोई रेगुलेशंस नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इस संगठन में बदलाव आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसलिए, और इसमें ऑपरेशंस जो भी कार्य हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, कोई भी सरकारी नियंत्रण इसमें नहीं होता है। तो यह एक लचीला संगठन है। अब हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसमें, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहला, ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि चूंकि हर साझेदार हर कार्य के लिए जिम्मेदार होता है ना, इसमें कोई फिक्स नहीं होती कि किसकी क्या ड्यूटी है पार्टनरशिप में। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हर साझेदार क्या सोचता है कि कोई भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो लेने से डरते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने से डरता है। उसके बाद है इसमें लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एंड यूनाइटेड मैनेजमेंट, यानी कि सुदृढ़ प्रबंध का अभाव। अब इसमें क्या है, क्योंकि प्रत्येक पार्टनर को संस्था के मैनेजमेंट में भाग लेने का समान अधिकार होता है, अतः सबके विचारों में क्या होती है, समानता नहीं होती है। तो ये चिंता का विषय है। इससे क्या होता है कि फलस्वरूप निर्णय लेने में बहुत देरी होती है और प्रबंध में बिखराव की समस्या आती है। अब चूंकि हर पार्टनर अलग अलग तरीके से सोचता है और सबको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, तो क्या होता है, इसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें सुदृढ़ प्रबंध नहीं हो पाता है। जैसे हमारा सोल ट्रेडिंग में क्या था, डिसीजन एक जना ही लेता था, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रहता था, उसको ही सारे डिसीजन है ना, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो बहुत ना उसमें प्रॉम्प्टनेस थी डिसीजन में। और इसमें इसका उल्टा है कि लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। ये इसका इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। अब हम इसमें देखते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बेईमानी का जोखिम रहता है, यानी कि रिस्क ऑफ डिसऑनेस्टी। इसमें क्या होता है कि ये पूरा क्या हमने पहले भी देखा इसकी विशेषता में, कि ये जो साझेदारी किस पर टिकी हुई है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर टिकी हुई है, आपसी समझ व विश्वास पर ही टिकी हुई है। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी बेईमानी करता है या धोखाधड़ी करता है, तो वो दूसरे साझेदार सब साझेदार को, पार्टनर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पूरे व्यवसाय को नुकसान पहुंचता है और व्यवसाय बीच में बंद भी करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नुकसान है वो है रिस्क ऑफ डिसऑनेस्टी। अब है इसका ये अनसर्टेन लाइफ। नेक्स्ट हमारा इसका डिसएडवांटेज है अनसर्टेन लाइफ, यानी कि अनिश्चित काल। अब कोई भी संस्था है जो धोखाधड़ी के मामले में फंस कर, या किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन होने, अगर वो दिवालियापन आ जाता है उसमें, या वो रिटायरमेंट की स्टेज आ जाती है, तो आदि घटनाओं से क्या होता है, ये पूरी संस्था बंद हो जाती है। तो अगर कोई भी व्यवसायी है ना धोखाधड़ी के मामले में फंस गया, तो व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ये साझेदारी की संस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उस साझेदार को कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो संस्था खत्म हो जाएगी। और अगर वो किसी दिवालियापन में आ जाता है, यानी उसके पास उसका सारा बैंक बैलेंस वगैरह सब खत्म हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं, या वो रिटायर हो रहा है, तो उनसे ये साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो ये थे हमारे
है ना, मेन नुकसान। और अगला डिसएडवांटेज है इसका कि हिस्से के हस्तांतरण पर रोक, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द फर्म। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसमें हम कोई भी व्यक्ति शेयर कभी भी खरीद सकता है और अपना शेयर वापस दे भी सकता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, साझेदारी में कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा जो है, अपना शेयर जो है, दूसरे व्यक्ति को बेच नहीं सकता, अन्यथा ये साझेदारी क्या होती है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो ये हमारे क्या थे, साझेदारी के नुकसान। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ओनरशिप में पहले तो हमने इसका चार्ट देखा, और दूसरा इसमें हमने देखा कि प्राइवेट संस्था और मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस के हमने बाइफरकेशंस देखे, और हमने सोल ट्रेडिंग के यानी कि एकल स्वामित्व व्यापार के पूरे ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इसके है ना एडवांटेजेस देखे और इसके डिसएडवांटेजेस देखे। इसके अलावा हमने जो पार्टनरशिप है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, कॉरपोरेटिव सोसाइटी हो गई, हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।